मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन लेक्चर। आज हम बहुत दिनों के बाद, दिवाली की छुट्टियों के बाद मिल रहे हैं। दिवाली की छुट्टी आप सभी ने एंजॉय की रहेंगी। अब हम सेमेस्टर 2 में एंटर कर चुके हैं, तो सेमेस्टर 2 का 6th चैप्टर है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस नॉलेज लेंगे। अभी तक जो हिस्ट्री हमने पढ़ी है, हम सबको पता है कि हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो 1961 से, मतलब भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 2000 तक 1961 से 2000 ये तक ईयर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएँ थी। तो उन समस्या तो हमारे देश ने, भारत देश ने, यहाँ के प्रधानमंत्री ने, यहाँ के लोगों ने किस तरह से एक-एक समस्या का समाधान ढूँढते-ढूँढते समाधान निकालते-निकालते वो आज हम इतना आगे पहुँच पाए हैं। तो इसके पहले जो हमने 5वां चैप्टर पढ़ा था, शिक्षा की विकास यात्रा, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कितना हमने तरक्की किया, क्या-क्या सुधार करने की ज़रूरत थी। उस टाइम पे कैसे पहले भी महिलाओं को श पहले महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो हर एक क्षेत्र में सुधार करना था, अगर भारत को आगे लेकर जाना था, भारत को विकास की दृष्टि में अगर आगे बढ़ाना था, तो। तो अभी जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो है महिला और अन्य कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण। महिला मतलब कि महिलाओं की स्थिति में सुधार करना बहुत ज़रूरी था। उस टाइम पे जो महिलाएँ थीं, स्वतंत्रता की दृष्टि से महिलाओं का क्या-क्या योगदान रहा और महिलाओं की किस कमज़ोर कड़ी को मज़बूत बनाना था, उनको आगे लेकर जाना था, इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। 6 6th चैप्टर, महिला और अन्य कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि महिलाओं से रिलेटेड क्या-क्या कानून बनाए गए महिलाओं के लिए, आज हमारे देश में कौन-कौन से कानून हैं, अगर उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, तो वो उन कानून का सहारा लेकर वो किस तरह से अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को कम कर सकती हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। महिलाओं ऐसे क्या कानून बने हैं, जो महिलाओं को एकदम सशक्त बनाया है। बहुत सारे तो आप लोग भी जानते हैं, बाकी जो हम नहीं जानते, हम इस चैप्टर में देखेंगे। हम जो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं वो है पारिवारिक न्यायालय। आपने पढ़ा होगा ये टॉपिक, लेकिन मुझे एक उससे को रिलेट करके आगे बढ़ना था। गुजारे भत्ते का मुकदमा, सती प्रतिबंधित कानून, मानवाधिकार रक्षा कानून, महिलाओं के लिए आरक्षण, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, घुमंतु और विमुक्त जातियां, जनजातियां, अल्पसंख्यक। तो पहला हमारा टॉपिक है पारिवारिक न्यायालय। पारिवारिक न्यायालय मतलब कि परिवार में जो भी झगड़े, फसाद होते हैं, उसके लिए क्या न्याय व्यवस्था की गई है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। विवाह के पश्चात उत्पन्न होने वाले विवाद, घर गृहस्थी से संबंधित समस्याएं। तो ये जो कानून बना है वो 1984 में बना है कि शादी के बाद घर में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो भी झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, घर गृहस्थी से रिलेटेड, उन सब की समस्याओं का समाधान करने के लिए ये कानून बनाया गया। कारण निर्माण होने वाले उसके प्रश्न, गुजारा भत्ता, मतलब कि जो भी झगड़ों के लिए जो रीज़न निर्माण होते हैं, जो रीज़न होता है, उसके लिए गुजारा भत्ता,
बोलते हैं कि कभी-कभी पति-पत्नी में झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनको डिवोर्स लेके अलग रहना पड़ता है। उस अलग रहने के लिए चलो डिवोर्स लेके अलग तो हो गए, लेकिन उसमें उस महिला का घर कैसे चलेगा? अगर महिला जॉब नहीं कर रही है, तो उसके लिए गुज़ारा भत्ता, एक ये कानून बनाया गया था कि अलग होने के बाद भी पति उसको हर महीने गुज़ारा भत्ता देगा। एकल पालकत्व, एकल पालकत्व मतलब कि जैसे जो पेरेंट्स होते हैं, जब अलग हो जाते हैं, तो एक एक पेरेंट्स अकेले अपने बच्चे का पालन-पोषण करता है। उससे रिलेटेड कानून, संतानों का पालन-पोषण और स्वामित्व जैसी पारिवारिक समस्याओं से संबंधित विवादों का हल निकालने के लिए पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए। उस टाइम पे संतान जो बच्चे होते हैं, वो किसके पास रहेंगे, उनका पालन-पोषण कैसे होगा? इन सबको ध्यान में रखते हुए ये पारिवारिक न्यायालय बनाया गया, जिसमें पारिवारिक जो भी समस्याएँ होती हैं, जो भी झगड़े विवाद-फसाद होते हैं, वो यहाँ पे इस न्यायालय में सॉल्व किए जाते हैं। इस न्यायालय में गवाही, सबूतों की जांच-पड़ताल करने के स्थान पर समझदारी और वकीलों के स्थान पर समुपदेशकों को प्रधानता दी गई है। जैसे आप लोग देखते रहोगे कि न्यूज़, टीवी, पिक्चर वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पे अदालत वगैरह का आपने देखा रहेगा सीन, तो उसमें क्या होता है अगर कोई चोरी या फिर मर्डर कर देता है तो उसको कैसे सबूत देने पड़ते हैं, गवाही देनी पड़ती है, तब जाके उसको न्याय मिलता है। लेकिन ये जो पारिवारिक झगड़े होते हैं, उसमें सबूतों और गवाही की जाँच-पड़ताल नहीं करनी पड़ती, वहाँ पे समझदारी काम आती है, समझदारी से काम किया जाता है और वकील भी उनको उपदेश उपदेश मीन्स उनकी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करते हैं। मामलों को शीघ्र गति से परंतु न्याय प्रणाली के आधार पर हल करने पर बल दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर वो सबूत और गवाह की जाँच-पड़ताल नहीं करते हैं तो कानूनन तौर पर ये सॉल्यूशन नहीं ढूँढा जाता है। जो भी न्याय दिया जाता है वो जो उनके जो न्याय प्रणाली है उसके आधार पर ही न्याय दिया जाता है और इसमें समस्या का समाधान मिल जाता है। ये आप पढ़ चुके हो। अभी इसके आगे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा पहला टॉपिक है गुज़ारा भत्ते का मुकदमा। गुज़ारा भत्ता जैसे मैंने आपको बताया, गुज़ारा भत्ते का मतलब होता है कि जैसे पति-पत्नी अगर दोनों के बीच में तलाक हो जाता है, तो जो पति है वो पत्नी को गुज़ारा भत्ता दे। ऐसा कानून हमारे देश में पहले नहीं था, ये कानून बाद में बना है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि महिलाओं से रिलेटेड क्या-क्या कानून बने, ताकि उनके ऊपर जो अत्याचार होते थे, वो कम किया जा सके। पहले क्या होते थे छोटे-छोटे झगड़े में, दोनों का झगड़ा हो जाता था, पति-पत्नी अलग हो जाते थे। तो उसमें अब अलग होने के बाद वो जो पत्नी है, उसका घर कैसे चलेगा? उसका जीवन आगे कैसे चलेगा? इसके बारे में भी सरकार ने कानून बनाया है। तो जैसा हमारा पहला टॉपिक है, यदि किसी विवाहित स्त्री से उसका पति संबंध विच्छेद कर देता है, तो उस स्त्री का गुज़ारा होने हेतु उसके पति को उसे प्रति माह निश्चित राशि देनी पड़ती है। इसे गुज़ारा भत्ता कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि गुज़ारा भत्ता किसे कहते हैं? गुज़ारा भत्ता मतलब उस औरत का गुज़ारा हो सके, उसका पालन-पोषण हो सके, आगे वो बढ़ सके। तो बोलते हैं अगर कोई विवाहित स्त्री जिसकी शादी हो गई है और शादी के बाद पति-पत्नी में तलाक हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। अब झगड़े और तलाक होने के बाद अब उस स्त्री का गुज़ारा कैसे होगा? वो स्त्री वहीं पे तो स्टॉप तो होगी नहीं, उसको उसकी लाइफ में तो आगे बढ़ना ही है। तो उसके लिए ये कानून बनाया गया है कि उसके पति को हर महीने एक निश्चित राशि निश्चित मतलब एक निश्चित अमाउंट उस औरत को देने पड़ेंगे ताकि वह अपना गुज़ारा आसानी से कर सके। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय में मोहम्मद अहमद खान बनाम शहबानो बेगम मुकदमे में न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि शहबानो को गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है। बोलते हैं कि उच्चतम न्यायालय है उसमें जो सबसे पहले ये जब ये कानून बनाया गया तो मोहम्मद अहमद खान की जो बेगम थी उनकी वाइफ जो थी शाहबानो, उनका जब डिवोर्स हो गया था, उनके पति के साथ में जब तलाक हो गया था, तो उनको ये अधिकार दिया गया कि वो अपने पति से अपने जीवन निर्वाह के लिए
वो गुजारा भत्ता मांग सकती हैं, उनके ऊपर ये अधिकार है। अगर सामने वाला उस गुजारा भत्ता को उस जो निश्चित अमाउंट है उसे देने से मना करता है, तो वो अदालत में जाके इसके खिलाफ केस कर सकती है और लड़ सकती है, इसके लिए उसे न्याय मिलेगा। तथापि धार्मिक संगठनों ने इस निर्णय के विरुद्ध हल्ला मचाया। परिणाम स्वरूप संसद में मुस्लिम वुमन एक्ट पारित हुआ। लेकिन बहुत सारे जो धार्मिक संगठन है, उन्होंने हल्ला तो बहुत मचाया कि ये कानून नहीं आना चाहिए। उसके लिए बहुत शोर मचाया, बहुत आंदोलन किए, लेकिन परिणाम स्वरूप ये कानून बना। मुस्लिम वुमन एक्ट के नाम से ये कानून पारित हुआ और सक्सेसफुल रहा। अभी ये तो हमारा हुआ गुजारा भत्ते का मुकदमा। मतलब कि अगर लेडीज अलग होती है तो अपना गुजारा करने के लिए अपने पति पर वो मुकदमा कर सकती है, वो केस कर सकती है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, सती प्रतिबंधी कानून, सती प्रतिबंधित। पहले क्या होता था, बहुत पहले, जब भी किसी पत्नी का पति की मृत्यु हो जाती थी, तो लोग क्या करते थे, उसके साथ में उसकी पत्नी को सती कर देते थे। सती करने का मतलब होता है कि जब उसे जलाने जाते थे, तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ में जला दिया जाता था। ये सती प्रथा कानून पहले था, लेकिन ये कानून सिर्फ लेडीज़ के लिए क्यों था? जेंट्स के लिए क्यों नहीं था? अगर कोई लेडीज़ ऑफ हो जाती है, तो उसके पति को तो नहीं सती किया जाता था। तो ये एक अत्याचार था लेडीज़ के ऊपर। तो इसमें भी सुधार करना ज़रूरी था। ये जो सती प्रथा कानून जो सती प्रथा थी, उसे बंद करना था, प्रतिबंधित मतलब बंद करना, उसे बंद करना था, उसपे प्रतिबंध लगाना था। तो सती प्रथा कानून बनाया गया। 4 सितंबर 1987 को राजस्थान के देवरा गांव में रूप कुंवर नाम की विवाहित सती हो गई। क्या बोलते हैं, 4 सितंबर 1987 को राजस्थान में एक गांव है देवरा, वहां पे रूप कुंवर नाम की एक स्त्री थी। वह शादीशुदा थी और वह अपने पति के साथ सती हो गई। वह अपनी इच्छा से सती नहीं हुई थी, लेकिन वो अपनी इच्छा से सती नहीं हुई थी, उसे प्रेशराइज किया गया था, उसे सती होने के लिए बाध्य किया गया था, उस पर प्रेशर बनाया गया था, उसे सती होने के लिए बाध्य किया गया था। उसका सती होना सती प्रथा का उदात्तीकरण करना जैसे बात गैर कानूनी बातें थी। उस उसे प्रेशराइज़ किया गया था सती होने के लिए, जो गैर कानूनी था। मीना मेनन, गीता सेंधु, सुजाता आनंद, अनु जोसेफ, कल्पना शर्मा आदि नारी मुक्तिवादी कार्यकर्तियों और पत्रकारों ने इस कांड की जांच-पड़ताल की। जब ये खबर लोगों तक पहुंची, तो ये जो नाम दिए गए हैं, मीना मेनन, गीता सैनी, सुजाता आनंद, अनु जोसेफ, कल्पना शर्मा, इन सब ये एक नारी कार्यकर्ता थी, नारी मुक्तिवादी कार्यकर्ता के लोग थे। इन्होंने मिलकर ये इस घटना की जांच-पड़ताल करना शुरू की। क्या ये जो घटना घटी है, कि ये सत्य है कि असत्य है? उसकी सत्यता की पड़ताल की और इसके लिए ये तो बहुत गलत था, ये नहीं होना चाहिए करके उन्होंने, कि जो एक बार हो गया, ये प्रथा आगे नहीं बढ़नी चाहिए करके, उसके लिए 1988 में एक कानून बनाया गया, सती प्रतिबंधित कानून, और यह सती प्रथा अब जाकर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब हमारी महिलाओं के लिए और क्या-क्या कानूनन अधिकार दिए गए हैं, तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है, ये पिक्चर है सती प्रथा के। जब कोई पति की मृत्यु हो जाती थी, तो जो चिता पे उस पति के साथ में उसकी पत्नी को भी बिठा के जला दिया जाता था। ये सती प्रथा कानून का है। अब ये नेक्स्ट है मानवाधिकार रक्षा कानून। मानवाधिकार मतलब कि मानव, जो हम मनुष्यों को जो अधिकार दिए गए हैं, उसकी रक्षा के लिए क्या कानून है? अधिकार तो हमको दे दिए गए हैं, उसकी रक्षा के लिए कौन से कानून हैं? स्त्री और पुरुष पर होने वाले अन्याय को दूर किया जा सके। बोलते हैं स्त्री, चाहे मानवाधिकार, मानव का मतलब चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, मानव के अंतर्गत ही आता है। स्त्री हो या पुरुष, उसके ऊपर जो भी अत्याचार होते हैं, उसे दूर किया जा सके, उसे खत्म किया जा सके, इसीलिए ये कानून बनाया गया। 1993 में यह कानून बनाया गया, जिससे इसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया।
इसी आधार पर कुछ राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। इस कानून के अनुसार सामूहिक अत्याचार, संबंध विच्छेद, महिलाओं की सामाजिक दशा, महिलाएं और सुरक्षित कार्य स्थान जैसे विभिन्न विषयों पर कानूनन ने प्रभावशाली भूमिका निभाकर महिलाओं पर होने वाले अन्याय को दूर करने में सहायता की है। बोलते मानव ये जो मानवाधिकार रक्षा कानून जो था इसमें स्त्री या पुरुष पे जो भी अत्याचार होते हैं, जो अन्याय होते हैं, उस अन्याय को खत्म करने के लिए 99 में या 1993 में यह कानून तो बनाया गया और भी इसमें स्त्रियों से रिलेटेड जैसे सामूहिक अत्याचार, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, संबंध विच्छेद मतलब तलाक, जो तलाक दे दिया जाता है, महिलाओं की जो सामाजिक दशा एकदम उनकी जो दु दु दशा एकदम खराब हो चुकी थी, इन सब के लिए यह कानून बनाया गया, जो महिलाओं पर होने वाले अन्याय को दूर करने में बहुत ही सहायता प्रदान की। अब नेक्स्ट है महिलाओं के लिए आरक्षण। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि महिलाओं के लिए जो कानून बनाया गया गुजारा भत्ते का कानून, सती प्रथा प्रतिबंधक कानून, फिर उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं, उन अत्याचार को खत्म किया जाए, उनको पढ़ाई-लिखाई के मामले में उनको उनको भी शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। अब हम ये पढ़ेंगे कि महिलाओं के लिए आरक्षण, उनको भी आगे बढ़ने का अधिकार है। अब उन्हें किस क्षेत्र में आरक्षण दिया गया यह हम देखेंगे। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद और महानगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित रखे गए हैं। बोलते हैं कि जो पंचायत समिति होती है, उसमें पहले क्या होता था, उसमें सिर्फ पुरुष ही होते थे। लेकिन आगे भी महिलाओं को आगे बढ़ाना था ताकि वो भी नौकरी कर सके, लाइफ में आगे जा सके। तो वहाँ पे अब 1/3 हिस्सा आरक्षित रखा गया महिलाओं के लिए कि वो भी इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले सकती हैं। सरपंच, अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, महापौर जैसे पदों के लिए 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए। जो भी बड़े-बड़े पद हैं, जो चाहे वो सरपंच हो, अध्यक्ष हो या फिर नगर का अध्यक्ष हो, महापौर जो बड़े-बड़े पोस्ट थे, उन सब पे भी महिलाओं के लिए 1/3 हिस्सा आरक्षित रखा गया, जिसमें महिलाएँ भी हिस्सा ले सकती हैं। देश में महाराष्ट्र के साथ-साथ 15 राज्यों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है। क्या बोलते हैं पूरे देश में 15 राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है मतलब 50-50 50% जेंट्स के लिए पहले 1/3 था। अभी 50% 15 राज्यों में जिसमें महाराष्ट्र भी इंक्लूड है, तो 50% लेडीज के लिए आरक्षण दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद वाले समय में भारतीय संविधान में स्त्री-पुरुष समता के सिद्धांत को स्वीकार किया है। फलस्वरूप मतदान जैसा महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार महिलाओं को प्राप्त हुआ। क्या बोलते हैं स्वतंत्रता के बाद वाले जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद स्त्री-पुरुष समानता ये अधिकार दिया गया है। स्त्री और पुरुष समान है, कोई भी छोटा-बड़ा नहीं है। और मतदान में स्त्रियों का भी अधिकार होना चाहिए, यह अधिकार स्त्रियों को दिया गया। पुरुषों के समान ही महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराए गए। कानूनी सती, दहेज, बहुपत्नीत्व प्रचलित वजह से अन्य स्थानों पर प्रतिबंध लगाया गया। क्या बोलते हैं कि पुरुषों के सामने जिस तरह से पुरुषों को ये अधिकार था कि वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो रोजगार कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, अपने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए नौकरी कर सकते हैं, उसी तरह से महिलाओं को भी यह अधिकार दिया गया कि वो भी शिक्षा पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। कानून ने सती, दहेज, बहुपत्नीत्व जैसी अनिष्ट प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया, जैसा कि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि कानून ने क्या किया, जो लेडीज़ के ऊपर जो अत्याचार होते थे, सती प्रथा जो बनी थी, दहेज के लिए जला दिया जाता था, इन सब अत्याचारों को खत्म करने के लिए, इन प्रथाओं को खत्म करने के लिए बहुत ही कड़े कानून बनाए गए।
स्त्रियों के संबंध विच्छेद अधिकार को मान्यता प्रदान की गई, उन्हें संपत्ति में भी कानूनी हिस्सा दिया गया। क्या बोलते हैं स्त्रियों के संबंध विच्छेद जो उन्हें तलाक दिया जाता था, स्त्रियों के संबंध विच्छेद मतलब तलाक। तलाक देने के बाद गुजारा भत्ते का कानून बनाया गया और दूसरा यह कानून बनाया गया कि पहले क्या था कि संपत्ति में सिर्फ लड़कों को ही हिस्सा मिलता था। आप लोग सब जानते हो ये छोटी-छोटी चीज़ है जो हम अपने घर में देखते भी हैं, जानते भी हैं। पहले क्या था कि जो प्रॉपर्टी में सिर्फ़ लड़कों को ही हिस्सा दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा भी कानून बन गया है कि घर की संपत्ति में लड़की को भी उतना ही अधिकार है जितना कि लड़कों को। अगर वो अधिकार लड़की को नहीं मिला, तो वो इसके लिए अपनी आवाज़ उठा सकती है। राजनीतिक सत्ता में महिलाओं को उचित साझेदारी देने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन संस्थाओं में कतिपय स्थान आरक्षित रखे गए। इन सभी प्रावधानों के फलस्वरूप आज हमें दिखाई देता है कि महिलाएं शिक्षित होकर अर्थार्जन करने लगी हैं। क्या बोलते हैं कि ये ये सारे सुधार जब महिलाओं की स्थिति में हुए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनको मतलब ऐसे-ऐसे कानून बना दिए गए कि वो अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं अपने आस-पास की महिलाएँ बाहर जा रही हैं, रोज़गार कर रही हैं और पढ़-लिख कर अपने लिए भी अर्थार्जन करने लगी। अर्थार्जन मतलब अपने लिए भी वो पैसे इकट्ठा कर रखने लगी हैं। नारी मुक्ति विचार ने स्त्रियों में आत्मबोध उत्पन्न हो रहा है। क्या बोलते हैं इस नारी मुक्ति विचार से? मतलब इस कानून की वज़ह से स्त्रियाँ आज उनके विचार में भी परिवर्तन आया है और वो आज आगे बढ़ रही हैं, इंडिपेंडेंट हो रही हैं। शिक्षा, अर्थार्जन, प्रशासन, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में महिलाएँ बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने लगी हैं। पहले ऐसा नहीं था। हमारे देश में हमारे भारत देश में औरतों की स्थिति को सुधारने के लिए जो कानून बनाया, उसका परिणाम हमें आज देखने को मिल रहा है कि औरतें आज हर एक क्षेत्र में आगे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं, राजनीति में भी आगे हैं। इवन देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में वो बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और सक्सेसफुली आगे भी बढ़ रही हैं। अब हम ये तो हुआ महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या-क्या कानून बनाए अभी जो हमने देखा। तो अभी समस्याएँ खत्म नहीं हुई हैं। अब हम आगे के टॉपिक में लेंगे अनुसूचित जातियाँ, जो अनुसूचित जातियाँ थी छोटी जिसमें पहले हमारे देश में आप लोग पहले क्या आज भी कहीं-कहीं जो पिछड़ा हुआ गाँव है, जो डेवलप नहीं हुआ है, हमें वहाँ भी देखने को मिलता है कि छुआ-छूत की भावना आज भी है। तो छुआ-छूत की भावना को भी खत्म करना वो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अब हम ये देखेंगे उस छुआ-छूत की भावना को खत्म करने के लिए सरकार ने कौन से कड़े कानून बनाए और उसमें क्या अधिकार दिए गए, इसके बारे में हम देखेंगे। अनुसूचित जातियाँ स्वातंत्र्योत्तर समय में हमारे संविधान ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को अंगीकार किया है। क्या बोलते हैं जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद हमारे संविधान में क्या बनाया गया है? स्वतंत्रता। हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। समता और हम समान हैं। कोई छोटा या बड़ा नहीं है। बंधु, भाई भाई मतलब हम सभी भाई-भाई हैं। मतलब कि एक बंधुत्व की भावना हमारे अंदर ऐसा हमारे संविधान में बनाया गया है और इसी का हमने अंगीकार किया है, उसको ही एक्सेप्ट किया है। क्या जो संविधान में है, क्या वो हमें देखने को मिलता है? नहीं। उसी का अनुसरण करते हुए छुआ-छूत की प्रथा पर कानूनन प्रतिबंध लगाया है। अब ये हमारे हमारे संविधान में क्या था? हम स्वतंत्र हैं, हम समान हैं, कोई छोटा-बड़ा नहीं है। बंधुत्व की भावना ऐसे ही मूल्यों का अंगीकार किया गया था, लेकिन हमारे देश में छुआ-छूत की प्रथा थी, जिसे प्रतिबंध एक कानून बनाया गया ताकि इस प्रथा को छुआ-छूत की जो प्रथा चल रही थी, उसे खत्म किया जाए। संविधान के 17वें अनुच्छेद के अनुसार छुआ-छूत प्रथा को समाप्त किया गया है और अछूत वर्ग का समावेश अनुसूचित जातियों में किया गया है। क्या बोलते हैं अब इसे खत्म करने के लिए लोग क्या किया सरकार ने ये छुआ-छूत की भावना जो प्रथा थी इसे समाप्त किया और ये जो इस जाति के लोग थे, उन्हें अनुसूचित जातियों में इनका समावेश किया। अब उनके लिए क्या-क्या फैसिलिटीज़ दी गई, जो अनुसूचित जातियों के लोग हैं, देखो। अनुसूचित जातियों अ, अनुसूचित जातियों के सामाजिक
और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर वे अपना विकास साध्य कर सके, इसके लिए उन्हें शिक्षा और नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया गया। पहले जो उच्च वर्ग के लोग थे, वो तो पहले से ही शिक्षित थे, पहले से ही वो आगे बढ़ रहे थे, नौकरी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जो अनुसूचित जातियाँ थी, वो पढ़ी-लिखी भी नहीं थी और उनके पास शिक्षा का कोई साधन ही नहीं था। तो वो जो जो थोड़े बहुत लोग हैं, जो आगे नहीं बढ़ पाए हैं, वो आगे बढ़ सके, इसके लिए उनका समावेश अनुसूचित जातियों में किया गया और उन्हें ये सारी फैसिलिटीज़ दी गई, ताकि वो अपना विकास कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। ये थोड़ा-सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, वो 1 मिनट, ताकि वो आगे बढ़ सके, इसके लिए उन्हें सारी फैसिलिटीज़ दी गई। अब नेक्स्ट हमारा है अनुसूचित जनजातियाँ। अभी अनुसूचित जातियाँ मतलब जो अ, पि छुआ-छूत की भावना, मतलब छोटी जाति के लोग। अनुसूचित जनजातियाँ, जनजातियों का मतलब होता है आदिवासी, जो बहुत हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ से बहुत दूर दुर्गम क्षेत्रों में, जंगलों में रहते हैं, उन्हें अनुसूचित जनजातियाँ बोलते हैं। अनुसूचित जातियों की तरह ही देश के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समाज की भी कतिपय समस्याएँ हैं। बोलते जैसे अनुसूचित जातियाँ थी, जहाँ पे छुआ-छूत की भावना थी, उसी तरह जो बहुत सारे लोग थे जो आदिवासी जो समाज के लोग थे, उनके साथ भी बहुत बड़ी समस्याएँ थीं। अब भारत देश में ही रह रहे हैं, तो अगर हमें पूरी तरह से आगे जाना है, तो छोटे लेवल से हमें उनको ऊपर पहुँचाना है। तो जिस तरह से स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया गया, फिर अनुसूचित जातियाँ, जहाँ पे छुआ-छूत की भावना थी, उनको उनकी भी स्थिति में सुधार किया गया, उनको एक आरक्षण, एक इसमें अनुसूचित जातियों में उनका समावेश करके आगे बढ़ने के लिए उन्हें रास्ते दिखाए गए। उसी तरह से आदिवासियों के लिए क्या व्यवस्थाएँ की गई थी, इसके बारे में हम देखेंगे। अनुसूचित जातियों की तरह ही देश के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समाज की भी कतिपय समस्याएं थी। आधुनिक सुधारों से दूर रहने के कारण इन वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पिछड़ी हुई थी। क्या बोलते हैं, ये आदिवासी जंगलों में रहते थे, ये बहुत दूर रहते थे। जो आधुनिक सुधार हुआ था, जो बहुत सारे सुधार हुआ था, उनको इनसे कुछ लेना देना नहीं था। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि आर्थिक और सामाजिक रूप से ये पूरी तरह से पिछड़े हुए थे। वर्तमान समय में आदिवासी जनजातियों की स्थितियों में सुधार हो रहा है, बोलते हैं, लेकिन आज हमारे देश में जो कानून बना हुआ है, उसके रूप में जो आदिवासियों की जो स्थिति है, उसमें सुधार धीरे-धीरे हो रहा है। फिर भी वनोत्पादन और खेती के अतिरिक्त उनके पास आजीविका के अन्य साधन नहीं हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, पर भी अब उनके पास जीविका, अपना जीविका चलाने के लिए कौन से साधन है? खेती करें या फिर जंगल में रह के जो भी वो अपना काम करते हैं। उसके बाद उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। वो क्या सिर्फ़ अपना पेट पाल सकते हैं। अब उनको आगे कैसे बढ़े, उसके लिए सरकार ने क्या कानून बनाए हैं, इसके बारे में देखेंगे। खेती के आधुनिक औज़ार उन तक पहुँचे नहीं हैं। मतलब वो खेती तो करते थे, लेकिन जो नई-नई टेक्नोलॉजी आई है, वो उन लोगों तक नहीं पहुँची थी। जब वो टेक्नोलॉजी उन लोगों तक पहुँचेगी, तो उसका परिणाम अच्छा होगा। वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे और आर्थिक उनकी जो आर्थिक आय है, वो बढ़ेगी। जब आर्थिक आय बढ़ेगी, उनको पर्याप्त भोजन मिलेगा, उनका पोषण होगा, उनका विकास होगा, वो भी आगे बढ़ेंगे। तो क्या था कि परिणाम स्वरूप खेती से प्राप्त होने वाली आय अत्यल्प होती है। उनकी खेती भी पहाड़ के ऊपर भूमि पर होती है। उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी, एक तो जो नई-नई टेक्नोलॉजी थी उनके पास नहीं पहुँच पाई थी, तो जो आय थी वो कम थी। ऊपर से उनके जो खेत थे वो पहाड़ों पे थे, लेकिन पहाड़ों की जो भूमि होती है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। निकृष्ट और अपर्याप्त भोजन के कारण पोषण व्यवस्थित नहीं हो पाता और उनकी समस्या क्या थी, उनके पास सारी फैसिलिटी नहीं थी। तो जब ज़्यादा उपज ही नहीं होगी, तो भोजन तो अच्छे से उनको मिलेगा नहीं। जब भोजन अच्छे से नहीं मिलता, तो उनका पोषण भी अच्छे से नहीं हो पाता था। दुर्गम क्षेत्र के आदिवासियों को सही समय पर चिकित्सा की सहायता प्राप्त होना कठिन हो जाता था। इसका क्या दुष्परिणाम होता कि वहाँ के जो आदिवासी हैं, जब वो बीमार होते थे, तो उन्हें चिकित्सा की सहायता भी उन्हें अच्छे से नहीं मिल पाती थी।
अतः आदिवासी जनजातियों को विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता थी। ये सारी समस्या आदिवासियों के सामने थी, तो उनको सबसे ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत थी। भारतीय संविधान में आदिवासियों की गणना अनुसूचित जनजातियों में की जाती है और हमारे संविधान में जो आदिवासी हैं, उन्हें अनुसूचित जनजातियाँ इसमें समावेश उनका किया गया है। उन्हें विधिमंडल, शिक्षा, सरकारी सेवाओं आदि क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दिया गया। उनको भी ये अधिकार दिया गया कि वो शिक्षा प्राप्त करके सरकारी सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, ये सारी सुविधाएँ उन्हें भी दी गई। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है घुमंतू और विमुक्त जातियाँ, जनजातियाँ। ये घुमंतू जैसे नाम से ही हमको पता चलता है ये कि ये घूमते-फिरते रहते हैं, गाँव-गाँव घूमते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अब इनके भी स्थिति में सुधार करना था, इनको भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना था, तभी जाके जब छोटे-छोटे लोग आगे बढ़ेंगे तब जाके पूरे भारत का विकास होगा। अब घुमंतू जातियों के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की, हम देखेंगे घुमंतू जनजातियों में उन जातियों जनजातियों का समावेश होता है, जो अपनी आजीविका चलाने के लिए गाँव-गाँव घूमती रहती हैं। बोलते हैं कि घुमंतू जैसे नाम से ही है, जो अपने पेट पालने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए गाँव-गाँव में घूमते हैं। इस वर्ग के लोग पशुपालन और अन्य दूसरे स्वरूप के व्यवसाय पर अपनी जीविका चलाते हैं। अंग्रेजों ने इनमें से कुछ जनजातियों पर अपराधी जनजाति इस प्रकार का ठप्पा लगाया हुआ था। क्या बोलते हैं कि ये जो जनजातियाँ होती है, गाँव-गाँव में घूम-घूम कर अपना जीवन यापन करती है और दूसरा क्या है पशुपालन और थोड़े बड़े व्यवसाय करके अपना जीविका चलाते थे। लेकिन उस टाइम पे अंग्रेजों ने इन जनजातियों को एक नाम दिया था, अपराधी जनजातियाँ मतलब ये अपराध करती हैं। अपराधी जनजाति यह नाम देकर उन्होंने एक ठप्पा लगा दिया था। अंग्रेजों ने वर्ष 1871 के अपराध प्रतिबंधित कानून के अंतर्गत इन जनजातियों में से कुछ प्रमुख वर्गों का उल्लेख अपराधी जनजाति के रूप में किया था और उनके व्यवसाय तथा कार्य व्यापारों पर प्रतिबंध लगाया था। अंग्रेजों ने भी इनके साथ बहुत अत्याचार किए थे। अपराधी जनजाति इनका नाम दे दिया गया था और इनके जो कार्य व्यापार जो व्यवसाय करते थे, उसपे भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। स्वतंत्रता के पश्चात इन अन्यायकारी कानून को रद्द किया गया। ये जो कानून अंग्रेजों ने बनाया था घुमंती जातियों के लिए कि ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो ये जो कानून अंग्रेजों ने बनाया था, इसे रद्द किया गया, उसे खत्म किया गया। इन जनजातियों पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए गए और उनके ऊपर जो उन्होंने एक प्रतिबंध लगा दिया था कि ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, उस प्रतिबंध को हटाया गया। ऐसी जनजातियों को विमुक्त जनजातियों में समाविष्ट किया गया मतलब वो सारे प्रतिबंधन से मुक्त हो गए और उनको विमुक्त जनजातियों में उनका समावेश किया गया। उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और उनका भी समाज में विकास हो, आर्थिक रूप से विकास हो, शिक्षा प्राप्त कर सके, आगे बढ़ सके बाकी लोगों की तरह उसके लिए सरकार ने भी बहुत सारे प्रयास किए, उनके लिए अलग कानून बनाए। इन जातियों को शैक्षिक संस्थानों और सरकारी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दिया गया ताकि वो आगे बढ़े और उनका विकास हो सके। अब हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक अल्पसंख्यक किसी समाज में जिन लोगों का समूह धार्मिक, भाषाई और वंश की दृष्टि से संख्या में कम होता है, उस समूह को अल्पसंख्यक अल्प मतलब होता है कम, संख्यक मतलब संख्या, मतलब जिनकी संख्या कम होती है उन्हें कहते हैं अल्पसंख्यक। बोलते किसी समाज में धर्म के रूप में, भाषा के रूप में, वंश और दृष्टि के रूप में जिन लोगों की संख्या कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। हमारे देश में विभिन्न धर्म, पंथ और भाषाएँ हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो भारत देश है, यहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, अलग-अलग वंश के लोग होते हैं। जब विभिन्न धर्म के लोग हैं, तो यहाँ की जो संस्कृति है, रीति-रिवाज है, वो भी उनमें भी विविधता पाई जाती है। बहुत सारी संस्कृति के लोग हैं यहाँ पर। अतः भारत में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। जब भारत में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, तो हर सभी धर्म की अपनी-अपनी अलग-अलग संस्कृति है।
तो सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत में बहुत विविधता पाई जाती है। यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएं भी पाई जाती हैं। क्या बोलती हैं कि यहाँ पे बहुत सारी परंपराएं हैं, जैसे आप लोग देखते रहोगे नवरात्रि, फिर डांडिया, ये सब अलग-अलग राज्य की अलग-अलग परंपराएं हैं। इन सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वाह किया जा सके, अपनी वैशिष्ट्यपूर्ण भाषा का विकास कर सके, इसके लिए संविधान ने नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए। तो बोलते हैं ये जो अलग-अलग संस्कृतियां हैं, अलग-अलग परंपराएं हैं, इनका निर्वाह हो, मतलब उन्हें संभाल के रखा जा सके और वो आगे भी ये बढ़ सके और नागरिकों का भी विकास हो, इसके लिए अलग-अलग कानून बनाए गए। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी-अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने का अधिकार प्राप्त है। जो अल्पसंख्यक लोग थे, जो कम थे, उनको यह अधिकार दिया गया कि वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को सुरक्षित कर आगे बढ़ सकते हैं। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु उन्हें स्वतंत्र शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। उनकी उन्नति हेतु सरकार द्वारा विविध योजनाएं चलाई जाती हैं। मतलब इस उद्देश्य से उनको शैक्षिक संस्थान में भी मतलब शिक्षा प्राप्त कर सके, आगे बढ़ सके, ऐसी उन्हें अधिकार अधिकार दिए गए। अब ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हुआ है। अभी तक हमने क्या देखा इसमें कि अ, किस क्षेत्र में सुधार किए गए भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कमजोर वर्ग था। अब अगला पाठ जो है हमारा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में हमारा भारत कितना आगे बढ़ा और क्या-क्या रिसर्च और क्या-क्या नई-नई टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई है, ये हम 7th चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आगे अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो पूछ सकता है। 1 सेकंड। गुड मॉर्निंग टीचर। सुमित, गुड मॉर्निंग। प्रश्न 4 टिप्पणी लिखिए। मानवाधिकार संरक्षण कानून। प्रश्न 4 मानवाधिकार संरक्षण कानून, मानव के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए क्या कानून बनाए गए? अभी मैंने आपको पढ़ाया। 1 मिनट। मानवाधिकार ये चाहिए ना, संरक्षण कानून, ये रहा। इसमें मैंने क्या पढ़ाया था, ये जो कानून बना वो 1993 में बना। इसमें स्त्री और पुरुष इन दोनों के ऊपर जो भी अत्याचार हुए हैं, उसके जो भी अन्याय हुए हैं, उसका सॉल्यूशन इस कानून में दिया गया है। आपको इसका टॉपिक ही है किताब में, मानवाधिकार रक्षा कानून। इसका आंसर पूछ रहे हो ना आप? हाँ टीचर। आंसर पूछ रहे हो ना, तो इसका आंसर इसका टॉपिक ही है। यस। पेज नंबर शायद 36 पे ही है, 34 36 पे है। आप लोग जाओ किताब देखो, 34 की 35 पे है 34 ये। पे। हाँ, ये पूरा टॉपिक आ 34 जाएगा। पेज नंबर। 34 पे, हाँ, ये पूरा टॉपिक ही आ जाएगा उसका आंसर। यही पूछना था ना, इसका आंसर क्या है? यस टीचर। और कुछ? नहीं टीचर, थैंक यू टीचर। और कौन है? ये तो सुमित हो गया। स्नेहा, स्नेहा कोरी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, जैसे आपने बताया कि अल्प, ये लास्ट वाला, इसका ये है जो अल्पसंख्यक, जैसे कि आपने बताया कि जो है अलग 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 मतलब स्टेट संख्या में कम होते हैं, मतलब जैसे कम होता है, अलग अलग स्टेट में। जैसे कि जो त्योहार मनाए जाते हैं, उस त्योहार का संस्कृत रूप क्यों दिया गया, संस्कृत नाम क्यों दिया गया है? संस्कृत नहीं, सांस्कृतिक हाँ, नाम क्यों परंपराएं, दिए गए हैं, कल्चर परंपराएं क्यों दी सबके गई? अलग। अरे सबका अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग, तो उसे परंपरा ही बोलेंगे ना। जैसे कि ये जो डांडिया है वो गुजरातियों, जो गुजराती है वो नवरात्रि डांडिया खेलते हैं, ये उनकी परंपरा है, उनका सांस्कृतिक उनका कल्चर है। अभी जो गणपति होता है वो महाराष्ट्र में होता है, ये महाराष्ट्र का कल्चर है। तो हर एक राज्य का अलग-अलग कल्चर होता है। अभी मैं बोलूँगी कि आपको स्नेहा नाम क्यों दिया गया? ये क्या बात होती है? स्नेहा, अभी डाउट क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, नेक्स्ट। ये कौन है? नाम क्या है? अहमेर।
आमिर, आमिर गए। राजू, राजू, हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो टीचर, हाँ बोलो। सती प्रतिबंधित कानून क्यों बनाया था? आपको क्या लगता नहीं बनना चाहिए था? पहले क्या होता था ना बच्चे, जब भी भारत आजाद हुआ था ना, तो भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिन्हें खत्म करना था। अगर भारत को आगे बढ़ाना था, सती प्रथा जो थी उसमें क्या होता था, अगर किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसे उसी पति के साथ में जला दिया जाता था। इसे बोलते उसे पति के साथ सती कर दिया, तो उससे उसी पति के साथ में जला दिया जाता था। वो कानून अच्छा नहीं था, तो उसे बंद करना था, इसीलिए ये कानून बनाया गया। पहले बाल विवाह भी था। बाल विवाह मतलब बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, पर वो ठीक नहीं था। उसे खत्म करने के लिए बाल विवाह प्रतिबंधक कानून भी बनाए गए। आया समझ में? सती का मतलब क्या ओके होता है? टीचर। हाँ राजू, टीचर। हाँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसी को पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन करती हूँ। अब आप लोग मुझे समझाओगे कि उसका मतलब क्या है, तब जाके मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग को समझ में आया। गुजारा भत्ते का मुकदमा, अगर आप लोग सुन रहे हो तो जो गुजारा भत्ते का मतलब क्या है मुझे वो बताओ। गुजारा भत्ता क्यों दिया जाता था, और क्या गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए? हैंड रेज करो जिसको आंसर आता है। किसी का भी हैंड रेज नहीं हो रहा है, बताओ। हाँ, वेरी गुड डॉली। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग डॉली। मैम, गुजारे भत्ते का मतलब ये होता है, अगर कोई पति अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है तो जो मतलब उनकी कमाई होगी उसके पति की, उसमें से आधी कमाई अपनी पत्नी को देगा, उसका अपनी पत्नी का गुजारा करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी वेरी गुड डॉली। ठीक। थैंक यू नेहा, मैम। हाँ नेहा, नेहा, हाँ नेहा बोलो। मैम जो बताया वही सेम मीनिंग है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करती हूँ। अनुसूचित जातियां, किसको किसको, इसमें दो टॉपिक है, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां। ये दोनों को अंतर स्पष्ट कौन करेगा, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक दो लाइन में ही बताना है, लंबा चौड़ा नहीं है ये। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां, दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन बोलेगा? बोलो बोलो, थोड़ा बहुत जो रॉन्ग होगा उसके लिए मैं हूं ना। हाँ, प्रीति। हेलो। हाँ प्रीति, हाँ, गुड मॉर्निंग आप लोग टीचर। बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हो क्या? प्रीति, हाँ रितिका, अंकिता, हाँ सरस्वती। टीचर, तीनों अच्छा सिस्टर एक ही क्लास में है ना। अच्छा, तो अभी बात कौन कर रहा है? प्रीति। प्रीति। बताओ प्रीति, अनुसूचित जाति और जनजाति में क्या डिफरेंस है? अनुसूचित जाति मतलब जो पिछड़े वर्गों के रहते हैं, छोटी हाँ हाँ जातियां। हाँ हाँ, उनमें और छुआछूत करते थे। मतलब जो हाँ, पीछे आती है उनका विकास नहीं होता है। अनुसूचित अच्छा, और अनुसूचित जनजातियां? और वो मतलब जो आदिवासी रहते हैं। आदिवासी रहते हैं, जो दूर क्षेत्रों में, जंगलों में रहते हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू टीचर। गुड। मतलब आप लोगों को जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप लोगों को कोई और क्वेश्चन करता, और भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो, नहीं तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। और किसी को कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं है? धीरज सर, तो हमारा ये जो चैप्टर था वो यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब विज्ञान के क्षेत्र में हमारा भारत देश कितना आगे बढ़ा, कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी की उसने खोज की, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी पे। चलिए बाय, टेक केयर।